हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंज वे में मिल जाएगी। और सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की जो भी मैंने क्लास ली हैं उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और जो भी आगे जिन भी सब्जेक्टों की मैं क्लास लूँगी, जो भी आप लोगों के साथ मैं सेकेंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस डिस्कस करूँगी, उन सब की भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी। आप लोगों को वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे रखी है, आप उससे जाकर उससे भी जुड़ जाएँ। और जीमेल आईडी है, वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किए। जो भी वीडियो से या जो भी क्वेश्चन से जुड़े हुए डाउट हों, वो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे, तो मैं उन पर डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे और उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें से मैं शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। बिंदुसार 300 से 272 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त के पश्चात बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का राजा बना। जब चंद्रगुप्त मौर्य की के बाद बिंदुसार ही उस मौर्य साम्राज्य का राजा बना। बिंदुसार इतिहास में मित्रघात शत्रु का संहार करने के नाम से भी विख्यात हैं। मित्रघात के नाम से विख्यात हैं। बिंदुसार को मित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य की सुरक्षा की। उसने विरोधियों को दबाया और विदेशी शासकों के साथ मित्रता का संबंध बनाए रखा। बिंदुसार एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। संभवतः उसकी इस प्रवृत्ति का प्रभाव अशोक पर पड़ा। बिंदुसार एक धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और इसी प्रवृत्ति का असर जो है राजा अशोक पर भी पड़ा। अब अशोक के लिए देख लेते हैं। तो है अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 236 ईस्वी पूर्व में। अशोक की गणना भारत के नहीं अपितु विश्व के महानतम शासकों में होती है। संभवतः वह विश्व का प्रथम शासक था जिसने साम्राज्यवादी नीति का त्याग किया था। प्रजा को अपनी संतान समान समझा। धर्म के साथ साथ प्रशासनिक मामलों में भी अशोक की गहरी अभिरुचि थी। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया था। अतः जब अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक बना तो उसने कश्मीर को विजयित कर कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की। अशोक को कश्मीर विजय की पुष्टि कलहड़ की राज तरंगणी से होती है। अशोक की कश्मीर पर विजय की पुष्टि कलहड़ की राजतरंगिणी नामक पुस्तक है, उससे पुष्टि होती है। अशोक के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग की विजय थी। अशोक ने अपने ऐसे ही कई सारे युद्ध लड़े होंगे, उन पर विजय, लेकिन उसके महत्वपूर्ण विजय जो थी वो कलिंग विजय थी। इस युद्ध के ने अशोक को चांडाल शोक से धर्माशोक में परिवर्तित कर दिया। इस युद्ध ने अशोक को चंडाशोक से धर्माशोक में परिवर्तित कर दिया। अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। उस समय एक शक्तिशाली राजा था। कलिंग के पास जो कलिंग था वह एक शक्तिशाली राजा था। कलिंग के पास विशाल सेना थी। मगध के लिए अपने पड़ोस में ऐसे शक्तिशाली राजा का होना मगध के अस्तित्व के लिए घातक था। अतः अशोक ने कलिंग की स्वतंत्रता को
को समाप्त कर देने का निश्चय किया। कलिंग युद्ध में घायलों की संख्या 2,50,000 से अधिक थी, 2.5 लाख के करीब से अधिक थी। लगभग 15,000 व्यक्ति इस युद्ध में कैद किए गए। कलिंग युद्ध के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। युद्ध में हुई भीषण रक्तपात एवं घायलों आदि को देखकर अशोक ने अहिंसा की नीति अपनाना ली। कलिंग का ही युद्ध करके अशोक के अंदर उसमें इतने सैनिक मारे गए कि रक्तपात हो गया। वहाँ की मिट्टी सैनिकों के खून से बिल्कुल लाल हो गई, जिसे देखकर अशोक अंदर तक आहत हो गया। अशोक की आत्मा घायल हो गई, जिससे अशोक ने अहिंसा का पथ छोड़कर अहिंसा की नीति अपना ली तथा वह सदैव के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। अशोक की इस नीति का एक परिणाम हुआ कि इससे सैन मगध साम्राज्य का सहसा पतन होना आरंभ हो गया। इस नीति का एक परिणाम यह हुआ कि सहसा मगध राज्य का पतन होना आरंभ हो गया और दूसरी तरफ बौद्ध धर्म के प्रचार द्वारा भारतीय संस्कृति का प्रचार विदेशों में होने लगा। देखते हैं धार्मिक नीति अशोक का दमन। विश्व इतिहास में अशोक इसलिए महान नहीं है कि वह चक्रवर्ती सम्राट था, बल्कि उसने मानव की नैतिक उन्नति के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। सत्य, अहिंसा और जीवन के कल्याण को अपने हिस्सा माना। कलिंग युद्ध के पश्चात उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अपना सारा ध्यान मानव कल्याण हेतु लगा दिया। इसके लिए उसने जिन नियमों एवं सिद्धांतों का विकास और प्रचार किया वे इसीलिए इतिहास में धम्म के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि इतिहासकार अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी मानते हैं, तथापि अशोक को धर्म सांप्रदायिकी धर्म नहीं था। उसने मानव जीवन को सुखी तथा पवित्र बनाने के उद्देश्य से कुछ आंतरिक गुणों तथा आचरण का विधान किया था। तो उसमें क्या था? पहला था माता पिता, गुरुजनों तथा वृद्धों की सेवा एवं आदर सम्मान। दूसरा था सेकेंड था ब्राह्मणों और श्रवणों संबंधियों मित्रों, वृद्धों तथा दीन दुखियों के प्रति दया भाव। थर्ड था दया, दान, सत्य, समय, कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति, सोच तथा मधुर आदि गुणों का आचरण करना चाहिए। ये अशोक ने जब अहिंसा का पथ अपनाया तो उन्होंने ये अपनी प्रजा थी, उन्हें कई सारी बातें बताई। चौथी थी सेवकों तथा श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना। 5 है अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह करना चाहिए। 6 है निषेधात्मक आदेशों में उसने कम से कम पाप करने पर बल दिया था। इसके लिए निष्ठुरता, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से दूर रहने का उपदेश दिया। धार्मिक भावना तथा आचरण के विकास के लिए उसने समय समय पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। अशोक के धर्म की विशेषता। अब देखते हैं
इसमें क्या है, अशोक के धर्म के आदर्शों एवं सिद्धांतों के विवेचना करने पर अशोक के धर्म के में निम्नलिखित विशेषताएं प्रचलित होती हैं। निम्नलिखित अशोक के धर्म में निम्नलिखित विशेषताएं प्रलक्षित होती हैं। सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता पहली हेडिंग है, सार्वभौमिकता। देखते हैं सार्वभौमिकता। अशोक के धर्म को सार्वभौम कहा जा सकता है क्योंकि इस धर्म में उन उद्देश्यों का समावेश है जो सभी धर्मों में रूप से सामान्य है। इस धर्म में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। क्या है, सार्वभौमिकता। अशोक के धर्म को सार्वभौमिकता कहा जा सकता है क्योंकि इसमें किसी भी धर्म में उपदेशों का समावेश है, सभी धर्म के उपदेशों का समावेश है जो सभी धर्मों के समान रूप में मान्य है। इस धर्म के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं, किसी एक धर्म के लिए सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। अशोक ने सभी धर्मों को अपनाया था, तो इसे सार्वभौमिकता कहा जा सकता है। सही गुणता सेकेंड है। थर्ड है सही गुणता। अशोक की यह भी एक विशेषता थी, सही गुणता। सही गुणता के बारे में जानते हैं। सार्वभौमिकता होने के कारण इसमें सभी धर्मों के प्रति सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान था। यह धर्म सुवेद कौटुंबिक से सिद्धांत का अनुमोदन करता था। थर्ड है तपोपर बल। अशोक के धर्म में सभी धर्मों के साथ अथवा मूल तत्वों पर जोर दिया गया था कि वह आडंबरों पर या धर्म दार्शनिक सिद्धांतों के स्थान पर व्यवहारिक कर्तव्यों तथा आचरणों पर बल देता था। अशोक जो सम्राट थे, वे धर्म के सभी धर्मों के साथ अथवा मूल तत्वों पर जोर दिया करते थे। बाहरी जो आडंबर होते थे उन पर न ध्यान देकर धर्म की दार्शनिक सिद्धांतों के स्थान पर व्यवहारिक कर्तव्य तथा आचरणों पर बल देते थे। इनकी नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता देखते हैं। अशोक की नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता। अशोक के धर्म में नैतिकता तथा आचरण की प्रधानता थी। यह शुद्ध नैतिक धार्मिक तथा और इसका सीधा संबंध मनुष्यों के आचरण तथा कर्मों से था। इस धर्म में आचरण एक न्यायबली था। इस धर्म में आचरण ही न्यायबली था, जिसके अनुसार ही व्यवहार करना पड़ता था। अब देखते हैं अशोक की अहिंसा हेडिंग है अहिंसा। अशोक का धर्म, इसमें देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अशोक का धर्म अहिंसात्मक था, जिसमें न केवल मनुष्यों वरन पशुओं की भी हत्या करना निषेध था। इस धर्म में सभी प्राणियों पर दया करने का अनुरोध किया गया था। जब अशोक ने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की तो वहाँ इतने ज़्यादा उसमें सैनिक मारे गए, जिससे अशोक जो था वो बहुत ही आहत हो गए और उन्होंने हिंसा का पथ त्याग कर अहिंसा अपनाई। और फिर उन्होंने अहिंसा में अपने राज्य में पशुओं की हत्या करने पर भी निषेध हो गया और पशुओं पर भी दया
प्रत्येक प्राणियों पर दया दिखाने का अनुरोध किया। अशोक, अब देखते हैं अन्य धर्मों का सम्मान। अशोक के धर्म में इस बात की, अशोक जो था वो धर्म में इस बात की छूट थी कि अशोक के राज्य में इस बात की छूट थी कि लोग किसी भी धर्म को स्वीकार करते हुए भी भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग अपने धर्म के में विश्वास रख सकते हैं। अन्य धर्मों का सम्मान, अशोक अन्य धर्मों का भी सम्मान करता था और इसीलिए उसने अपने राज्य में, अशोक ने धर्म में इस बात की छूट दे रखी थी, सभी को छूट थी कि लोग इस धर्म को स्वीकार करते हुए भिन्न भिन्न धर्मों तथा संप्रदायों के लोग अपने धर्म के में विश्वास रख सकते हैं। मौर्यकालीन संस्कृति, अब देखते हैं मौर्यकालीन संस्कृति। हेडिंग है सामाजिक दशा, देख लेते हैं सामाजिक दशा। मैगथनीज ने विवरण तथा कौटिल्य के शास्त्र में ज्ञात होता है कि मौर्य के वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास हुआ था। वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास हुआ था। साम्राज्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण में विभाजित था। मैगथनीज के अनुसार समाज एक दार्शनिक, कृषक, गोपाक, शिल्प, योद्धा, निरीक्षण अथवा गुप्तचर, 7 मंत्रियों, इन 7 जातियों में विभक्त था। मैं आप लोगों को ये अभी समझा चुकी हूँ दशा के, धार्मिक दशा, और इसके बारे में भी मैंने आप लोगों से अभी डिस्कस किया। देखते हैं मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला, स्तूप मौर्यकालीन वस्तुओं कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। स्तूप किसी महान व्यक्ति की स्मृति को, जो स्मृति मूर्ति जो बनाई जाती है अथवा व्रत रखने के लिए बनाया गया ठोस पाषाण स्तंभ भी कहलाता है। कला श्रेष्ठ उदाहरण है कहलाता है। मौर्यकालीन स्तंभों के निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मौर्यकालीन भवन में भी कलात्मक दृष्टि गोचर होती थी। आरंभ में भवन निर्माण में लकड़ी व ईंटों का प्रयोग होता था। अशोक के समय में भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग होने लगा। मौर्यकालीन जब चंद्रगुप्त का समय था उसमें घर बनाने के लिए लकड़ी और ईंटों का प्रयोग होता था और साथ में बलुआ पत्थरों का प्रयोग होता था। और जब अशोक का समय आया तो अशोक के समय में भवन का निर्माण पत्थरों का प्रयोग किया होने लगा। गुफाओं में बराबर और नागार्जुन की गुफाएं कलात्मक हैं। मौर्यकालीन मूर्तियों में मथुरा के पास परखम से मिली यक्ष मूर्ति, वैश्यनगर की स्त्री की मूर्ति उल्लेखनीय है। कहते हैं ये आज हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। मौर्य वंश का पतन। अब देखते हैं मौर्य वंश का पतन। हेडिंग है मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण। क्या कारण थे? मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इनमें मुख्य कारण इस प्रकार हैं। अशोक है पहली हेडिंग है अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति, चालिस्क, देववर्मा, शत्रुघ्न और बृहद्रथ उत्तराधिकारी हुए। ये अशोक के बाद ये राजा हुए। पहले थे कुणाल, फिर दशरथ, फिर संप्रति, और फिर हुए चालिस्क, फिर देववर्मा, फिर शतधनु और बृहद्रथ उत्तराधिकारी हुए। सभी में यह योग्यता नहीं थी कि ये बड़े साम्राज्य को बनाए रखते। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। वह एक अयोग्य शासक था। उसने राजकाज एवं सैनिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं ली। जो यह अशोक के बाद जो बृहद्रथ
बृहद्रथ था वह राजकाज में एवं सैनिकों के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था, नहीं ली, वरन अपना सारा समय भोग विलास में व्यतीत करता था। इसका लाभ उठाकर बृहद्रथ के सेनापति पुष्पमित्र सुगम ने राजा की हत्या कर सत्ता हथिया ली और मौर्य वंश का अंत कर दिया। मौर्य वंश का किसने कर दिया? बृहद्रथ के सेनापति जो थे पुष्पमित्र सुगम राजा की हत्या कर दी और मौर्य वंश को हथिया लिया और वहीं से मौर्य वंश का अंत कर दिया। साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्तियाँ। अशोक की मृत्यु के साथ साम्राज्य की विघटनकारी शक्तियाँ सशक्त एवं सक्रिय हो गईं। जब अशोक की मृत्यु हुई तो जो आसपास के जो राजा थे वे राजा जो थे वे सक्रिय हो गए और सक्रिय हो गए, जिन पर मौर्य शासक नियंत्रण नहीं रख सके। धीरे धीरे स्थानीय शासकों ने अपना राज्य को स्वतंत्र कर मौर्य साम्राज्य को अत्यंत संकुचित कर दिया। जब राजा अशोक की मृत्यु हो गई उसके बाद जो आसपास के जो राज्य थे जो मौर्य साम्राज्य के अधीन थे उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र शासक में स्वतंत्र कर लिया और मौर्य वंश को बहुत ही संकुचित धीरे धीरे संकुचित कर दिया। अब देखते हैं आंतरिक अव्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के पतन में आंतरिक व्यवस्था ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य साम्राज्य की विशालता के कारण उस पर साधनों के अभाव में नियंत्रण रख पाना कठिन था, जिनका लाभ उठाकर प्रांतीय अधिकारी शक्तिशाली और स्वतंत्र होते गए। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक अत्यंत उत्तराधिकारी अव्यवस्था ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य साम्राज्य की विशालता के कारण वह इतना विशाल था, उस कारण उस पर साधनों की अभाव वहाँ पे साधन का अभाव हो गया, नियंत्रण पाना कठिन था, जिसका लाभ उठाकर जो प्रांतीय अधिकारी थे शक्तिशाली और स्वतंत्र होते गए। अब देखते हैं अधिकारियों के अत्याचार देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कठोर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखा था। अशोक के पश्चात राज्य का कर्मचारियों पर से नियंत्रण ढीला पड़ गया, जिससे वे अत्याचारी और क्रूर और उत्पीड़क बनते गए। इसलिए जब पुष्पमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता हथिया ली तो जनता ने मौर्य के लिए आंसू नहीं बहाए। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके शासन काल में कठोर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखा जाता था। वह बहुत ही कठोर प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखी थी। अशोक के पश्चात राज्य के कर्मचारियों पर नियंत्रण ढीला हो गया, जिससे वे अत्याचारी हो गए, क्रूर हो गए और वे प्रजा पर अत्याचार करने लगे, जिससे जब बन गए। इसलिए जब पुष्पमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर सत्ता हथियाई तो जनता ने मौर्य के लिए आंसू तक न बहाए। अब देखते हैं यवन आक्रमण। यवन या यूनानी आक्रमणकारियों ने लड़खड़ाते मौर्य साम्राज्य पर प्रहार कर इसे मृतक प्राय बना दिया। जो रहा बचा था, जो थोड़ा बहुत था, उसमें यूनानियों ने आक्रमण करके मौर्य साम्राज्य पर प्रहार कर उसे मृतक बना दिया। आर्थिक कारण हेडिंग है आर्थिक कारण। मौर्य साम्राज्य के प्रारंभ में राज्य ने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए, जिनके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़, किंतु धीरे धीरे राज्य में आर्थिक संकट छा गया, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण बना। मौर्य साम्राज्य के प्रारंभ में राज्य ने
आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए जो कठोर कदम उठाए थे, जिसके कारण राज्य के अधिकारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई थी, किंतु धीरे धीरे राज्य के में आर्थिक संकट छा उन्हीं के कारण आर्थिक जब जो राजा बिंदुसार के बाद, जो अशोक के बाद जो भी राजा हुए, जो उनके उत्तराधिकारी हुए, वे राज्य पर पकड़ ना बना सके, जिससे धीरे धीरे राज्य में आर्थिक संकट छा गया और मौर्य साम्राज्य का पतन होने का कारण बने। आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए जो कठोर कदम उठाए थे, जिसके कारण राज्य के अधिकारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई थी, किंतु धीरे धीरे राज्य के में आर्थिक संकट छा उन्हीं के कारण आर्थिक जब बिंदुसार के बाद, जो अशोक के बाद जो भी राजा हुए, जो उनके उत्तराधिकारी हुए, वे राज्य पर पकड़ ना बना सके, जिससे धीरे धीरे राज्य में आर्थिक संकट छा गया और मौर्य साम्राज्य का पतन होने का कारण बने। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इतना ही सिलेबस देखते हैं। इसके आगे कल की वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं और जो भी आपके डीएलएड के जो भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड हो उनको शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोग उनकी हेल्प करेंगे तो आपकी भी हेल्प होगी। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय, टेक केयर, बाय बाय।